नमस्कार। सरजू तट पर स्थित बरहजनगर साहित्यिक रूप से बड़ा ही समृद्ध है। यहाँ कवि मोती बीए, महेंद्रनाथ पांडे, बालकृष्ण पांडे, श्याम जी, अनुरागी जी जैसे कवियों का जमावड़ा हुआ करता रहा। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं श्री रामेश्वर प्रसाद यादव, जो एक आशु कवि हैं और आज बरहज के गौरव के रूप में जाने जाते हैं। हमारे बीच श्री रामेश्वर प्रसाद यादव जी हैं। परिचय में बस इतना ही कहना बाकी है कि आज का बरहज अब आपके नाम से जाना जाता है। कोई नहीं है, आपने एक युग देखा है, अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे कवियों के बीच आप रहे हैं। जो नहीं रहे दुनिया में, उनके संस्मरण आपके पास हैं। पहली बात यह कि हम गुरुदेव, आप यहाँ बरहज में कब आए थे? बरहज में पहली बार मैं 6 सितंबर 1980 को आया था। जी जी। और 6 सितंबर 80 के बाद पुनः 10 सितंबर 1980 को आए थे। हाँ। और तब से लगातार यहीं रहा। ये कविता कब से आपने शुरू की? कविता तो लगता है कि प्रकृति ने हमको जन्मजात ही दिया है। मैं बचपन में गीत गाने का शौकीन था, गीत गाया करता था। हाँ। और कीर्तन भजन में भी बैठता था। तो मेरी आदत थी कि गीत सुन करके उनके जैसा गीत अपने मन से गाना शुरू कर देता था। धीरे 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 रेडियो की गीत सुन करके सारी गीतें याद हो जाती थी। जी। और उनकी पैरोडी अपने आप जो है मैं बना करके गाने लगता था। बाद में धीरे धीरे जब आपके बरहज नगर में आया, विद्वानों की नगरी में आया, तो ये आप लोगों की देन है, आप लोगों की संगत का प्रभाव है। यहाँ रह करके कुछ लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। ये लगभग लिखने जैसे की जो कला है, जैसे कविता लिखने की बात, क्या ये विद्यार्थी जीवन में भी थी? जी जी, विद्यार्थी जीवन में भी थी। जब मैं विद्यार्थी जीवन में पढ़ता था। कहाँ पे सर विद्यालय का नाम बता दीजिए। विद्यार्थी जीवन में जब मैं संत विनोबा डिग्री कॉलेज देवरिया में पढ़ता था, तो उस समय हम लोग 1.5 रुपये का चप्पल या 6 रुपये का जूता पहन करके प्लास्टिक का जाते थे विद्यालय पढ़ने के लिए। मेरे दोस्त कहते थे कि कुछ सुनाइए, तो मैंने लिखा कि हे बढ़ती महंगाई में तू हमहन के वरदान प्लास्टिक, धन्य धन्य तू धन्य प्लास्टिक, कलयुग के भगवान प्लास्टिक। जिसमें आखिर में था कि रामेश्वर जो ना रही तो नंगे स्कूल जईती, अब बाटा बूट पहने खाती खजूर छाप कहाँ पई थी। हे भाई तू सोचहू बाड़ा हमहन के अभिमान प्लास्टिक, धन्य धन्य तू धन्य प्लास्टिक, कलयुग के भगवान प्लास्टिक। ये कविता हमारी शुरू हुई थी। एक हमारा मित्र लेकर के चला गया नकल कराने के लिए। और हम लोग बीए में पढ़ते थे, इंटरमीडिएट में अंग्रेजी का नकल कराना था। हम लोग जाना नहीं चाहते थे, नकल के घोर विरोधी थे, लेकिन लोग कहे कि नहीं नकल कराना है, ऐसे संपर्क के आदमी थे। वहाँ हमारे मन से एकाएक निकला कि मैं दुबला नहीं हूँ, मैं दुबला नहीं हूँ, सताया गया हूँ, ऐसा नहीं था, दबाया गया हूँ, उषा को ढूंढने पूरब को बढ़ा था, रजनी की ओर पश्चिम लौटाया गया हूँ, मैं दुबला नहीं हूँ, सताया गया हूँ। यानी मैं आना नहीं चाहता था, जबरन यहाँ लाए। बरहज में मैं आया, बरहज में देखा 2-4 साल पढ़ाने के बाद की नकल बहुत जोरों पर था। और वहाँ एक गुरुजी थे जिनका नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन नकल पर वो बार बार हमसे कहते थे कुछ सुनाइए ना, कुछ सुनाइए ना। तो बंधु टंकड़ की दुकान पर बैठ करके मैं एक अंगुली से टाइप करके उनकी दुकान पर एक भोजपुरी कविता लिखा कि नक्कल से निहाल नौ निहाल नाही हुई है, खुद बाप महतारी के का सपना पुरई है। अब पूछी यदि पूरब तब पश्चिम बतावे, कैसे के किस्ती तूफान में चलई है। विधवी बताई है तो बूझना ही पई है, ये कार्बन के ठीका जब गुरु जी चलई है। शिक्षा अनिच्छा से दी हल्ली हल जाई, रामेश्वर राष्ट्र के बचाए नहीं पई। सूतती 7 बजे उठत हवे, 8 बजे माई बाप सोचता का करी पढ़ के, कहले दुख भंजन निरंजन आज पेपर बा, भागल है सेंटर पर साइकिल पर चढ़ के। बाबूलाल बबुआ तो जल्दी बता दी है, जल्दी से आई है बता दी है, बढ़ के आ गई ने बाबू ए बेकाबू ले एटम बम रामेश्वर गाड़ी दे जंगला पर चढ़ के। लड़का अपने बाप को डांट रहा है कि आप लेट से नकल कराने आ रहे हैं। नीक नीक जानी निहाल कैले नक्कल से, नाक से पुरावे हल गलत बावही, कोहत में लाज लागे, औरत में नाज लागे, साहब लोग पेपर करावे हल घर ही। खिड़की खुलल बाटे, जंगला टूटल बाटे, नक्कल से मनाही बा पौनी ना कतही। पेपर बटाए लागल, सबके लिखाए लागल, रामेश्वर रो में कलम बाटे घर ही।
ये कविता जो है हमको लगता है कि 85-86 में लिखी गई। जब हम लोग आपस में हंसी प्रयास में करते थे, लिखते रहते थे, तो कविता का दौर चला। बाद में आप लोगों की संगत में आए, आश्रम पर मिलना, कवि जी से मिलना हुआ, स्वर्गीय मोती बीए जी के पास बैठना हुआ, उनके पास बैठ करके उनसे कुछ सीखना, उनके कहने पर कुछ उनको सुनाना, कुछ उनसे सुनना, और धीरे धीरे लोगों के संकल्प में आकर के कविता लिखने की एक ये कुछ जो है जैसे कविताएं जो आपने लिखी हैं, उसका कोई संकलन नहीं बना? संकलन तो हमारे पास नहीं कोई है। तो उसको आपने संकलित तो किया होगा? हाँ, डायरी वगैरह में है, हमारे संकलन है उसका। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने, ये उनको याद करके बात आती है दिमाग में कि कितने महान लोग रहे होंगे। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने एक बार कहा हमसे और श्री अनजान जी से कि मैं कलम दे रहा हूँ और डायरी दे रहा हूँ, आप लोग अपनी कविताओं को संकलित कर लीजिए। मैं 50 रुपया, आप दोनों पर 100 रुपया खर्च करूंगा, 50 रुपया, और कलम और कॉपी दे रहा हूँ और आप लोग अपनी कविता संकलित करिए। मैंने उनसे कहा गुरुदेव क्षमा करें, हम लोग जरूर संकलित करेंगे। और उसी दिन आकर के मैंने डायरी पर अपनी कविताओं को लिखना शुरू किया। बहुत बढ़िया, बहुत। और हिंदी की अलग, अंग्रेजी और भोजपुरी की अलग कविताएं हमने लिखा। खैर उनके सामने प्रकाशित तो नहीं हुई, लेकिन यह बात भी उनके सामने रखी गई। उन्होंने कहा कि नहीं, निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। मोबाइल का युग है, ठीक है, मोबाइल पर कविता प्रचारित हो, लेकिन संकलन आपको करना चाहिए। मैं आदरणीय स्वर्गीय मोती बीए जी को, स्वर्गीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को अपना प्रणाम भेजता हूँ, और हम लोग अपने को भाग्यवान मानते हैं कि यहाँ ऐसे महामनुष्यों के सानिध्य में हम लोग समय बिताए। पांडे जी की बात आपने की, तो उनकी एक इच्छा थी कि बरहज का एक वेबसाइट होता है जिसमें बरहज के सारे कवियों की रचनाएं उस पर होती। हमको उन्होंने कहा भी था, मैंने काम शुरू भी कर दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि हम कुछ तुमको मदद करेंगे, आर्थिक मदद करेंगे, लेकिन कहे भी कि बोलो कितना चाहिए। अरे कहाँ भागा जा रहा है वो गुरुजी, होगा, काम चले दीजिए, शुरुआत कर दिए हैं, लेकिन अब वो नहीं रहे। और ये था कि उसमें आपका नाम था, रमेश तिवारी अनजान जी का नाम था, बालकृष्ण पांडे का नाम था। उन्होंने कहा था कि इनकी रचनाओं को इकट्ठा करके और हमारी रचनाओं को सबको इकट्ठा करके एक वेबसाइट बना करके बरहज में के नाम से इसको जो वेबसाइट पर डाल दिया जाए। तो ये आदरणीय मोती बीए जी के निवास स्थान पर भी इसकी चर्चा जो है उनके सामने हुई है। जब आदरणीय मोती बीए जी के सम्मान में कार्यक्रम हो रहा था, उसमें बैठ करके सारी चर्चाएं हुई, जिसमें पांडे जी ने हम लोग के सामने ही आपसे चर्चा किया था कैसा होना चाहिए, और आप करिए, आप लोग सफल होंगे, आप लोग भावी पीढ़ी की जो है साहित्यकार हैं, आप लोग को निश्चित रूप से इसमें प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और हम चाहेंगे कि हमको आपको भी इस पर विचार करना चाहिए और अपने बुजुर्गों के बताए हुए मार्ग पर चल करके साहित्य को सजाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपको। आजकल गर्मी हमन के बहुत परेशान के लिए हुआ जी, और गर्मी की याद करके वो कविता याद पड़ता गर्मी के बारे में जी, उनकी भूचाल आयल रहे लो समय के लिखल है। कविता के बाद मुखड़ा का कहीं गर्मी बेहाल कैले बाटे, बाहर निकलल मोहाल कैले बाटे, का कहीं गर्मी बेहाल कैले बाटे, होला बिहान जैसे फूटले किरनिया, होला बिहान जैसे फूटले किरनिया, पले दो पलका के जैसे लाल कैले बाटे, का कहीं गर्मी बेहाल कैले बाटे, का कहीं गर्मी। तलवा तलैया के पानी झुराइल, सामने दिखाई दे रहा है, तलवा तलैया के पानी झुराइल, लौकेला खाली परसवे फुलाइल, यही में आफत भूचाल कैले बाटे, का कहीं गर्मी बेहाल कैले बाटे, का कहीं गर्मी। महंगाई मारे कमर टेढ़ुआइल, महंगाई मारे कमर टेढ़ुआइल, जन जन के गर्मी से मन बौराइल, 115 के दाल कैले बाटे,
का कहीं गर्मी बेहाल कइले बाटे। शिकायत है कि रामेश्वर अपने तो भाग जाल बहरे, रामेश्वर अपने तो भाग जाल बहरे, चौकी पसूते के परता निखरे, चौकी पसूते के परता निखरे, नोचत नन्हका बवाल कइले बाटे, का कहीं गर्मी बेहाल कइले बाटे, का कहीं गर्मी बेहाल कइले